स्टूडेंट्स, इस समय हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का 2.4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो 2.4 नंबर क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2 required in making 2.5 kilogram of 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। देखिए वंस मोर, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको? देखिए इस क्वेश्चन में हमको यूरिया का मास, यूरिया का वेट, ठीक है, यूरिया की क्वांटिटी डिटरमाइन करना है। ठीक है, किस में डिटरमाइन करना है? ये 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन के 2.5 किलोग्राम में, यानी कि 2.5 किलोग्राम में हमको यूरिया की क्वांटिटी फाइंड करना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में इस क्वेश्चन को पहले पढ़ दें फिर अपन सॉल्व करते हैं। देखिए यूरिया NH2CO NH2 के 0.25 मोलल 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करो। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में यहाँ पर ये 0.25 मोलल यानी कि 0.25 मोलल सॉल्यूशन, इसका मीनिंग हमको पता होना चाहिए। इसका मीनिंग आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये मोलल वर्ड मोलालिटी में आता है, मोलल वर्ड मोललता में आता है। तो आप क्या लिखेंगे? देखिए 0.25 मोलल सॉल्यूशन मीन्स 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। अब आपको मैं ये कह रहा हूँ कि 0.25 मोलल सॉल्यूशन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि 0.25 मोल जो यूरिया के हैं वो 1 किलोग्राम वाटर में, यानी कि 1000 ग्राम वाटर में क्या है, प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसके मीनिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हिंदी में बता दूं मैं आपको, 0.25 मोलल विलियन का अर्थ है कि 0.25 यूरिया के मोल 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित हैं। और वैसे भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको रटिए मत, इसको समझिए। कैसे? जैसे आपको पता है ये मोलालिटी, और मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है? N/WA, यानी N यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और WA का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ A जो है सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जैसे इसने यहाँ 0.25 दिया है तो आप N की जगह पे 0.25 रख दो, और WA सबको पता है कि यहाँ 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0.25 m आएगा, ये आ गया 0.25 m। तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि 0.25 मोलल 0.25 m का मीन है कि 1 किलोग्राम वाटर में 0.25 मोल यूरिया के प्रेजेंट है। 1000 ग्राम जल में 0.25 ग्राम यूरिया के उपस्थित हैं। तो देखो यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई अब आपको। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको यूरिया की क्वांटिटी निकालना है, तो आपको पता है यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है इसका एक फार्मूला होता है, ये देखिए N=W/m, यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्वांटिटी और मास अपॉन मोलर मास, यानी कि मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है, यहाँ द्रव्यमान या मात्रा एक ही बात है, और बटे में आणविक द्रव्यमान, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन मोलर मास, ये होता है। अब आपको पता है कि आपको W फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इस M को इसके पास ले जाओ, नंबर ऑफ मोल्स के पास, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो अब हमको W मिल जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है 0.25 है यूरिया के, और यूरिया का जो मोलर मास होता है डियर, याद रखना 60 ग्राम पर मोल होता है। तो आपने क्या किया? M की जगह पे 60 रख दिया। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो W की जो क्वांटिटी आएगी, है ना, यानी कि जो यूरिया की क्वांटिटी आएगी, ये देखिए वो कितनी आएगी? 15 ग्राम आएगी। तो ये तो सॉल्यूट की क्वांटिटी हुई,
क्योंकि आपको पता है यूरिया जो है सॉल्यूट है, यूरिया जो है विलेय पदार्थ है, ठीक है। और आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। यानी कि आपको पता है विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान होता है, ठीक है। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मास ऑफ यूरिया आएगा प्लस मास ऑफ वाटर आएगा। अब मास ऑफ यूरिया तो डियर पता है आपको 15 ग्राम, और मास ऑफ वाटर आपको पता है कितना आया था यहाँ पर 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, क्योंकि अगर ये ग्राम में है यूरिया तो आपको इसको भी ग्राम में ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर क्या आएगा डियर 1015 ग्राम, ये आ गया यहाँ पर 1015 ग्राम आ गया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखिए हमको जो वैल्यू फाइंड करना है वो किलोग्राम में फाइंड करना है। क्वेश्चन को देखो, डरने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को देखो, ये देखो 2.5 किलोग्राम में हमको यूरिया की क्वांटिटी फाइंड करना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब भाई ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, इसमें हमने 1000 का डिवाइड कर दिया। तो जब 1000 का डिवाइड कर दिया तो हमको मिला ये 1.015 किलोग्राम। तो ये हमको मास ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हमको मिल चुका है, यानी कि विलयन का द्रव्यमान हमको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर एज 1.015 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस यूरिया 15 ग्राम। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई डियर, ये टोटल सॉल्यूशन का क्या है मास है, और इसमें यूरिया का कितना है 15 ग्राम है। तो सही तो बोला है इसने, क्या बोला, एज 1.015 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस यूरिया कितना 15 ग्राम, ठीक है। तो अब हमको 2.5 में फाइंड करना है कि 2.5 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस यूरिया, यानी कि 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन में यूरिया की कितनी क्वांटिटी होगी। तो पहले देखिए इसमें यूरिया की क्वांटिटी इतनी है, तो 2.5 किलोग्राम में क्वांटिटी कितनी होगी। तो पहले मैं आपको बताऊं, जरा सुनिए, इसमें क्वांटिटी ये है और आपको इसका निकालना है। तो याद रखिए जिसकी वैल्यू फाइंड करना होती है उसका होता है मल्टीप्लाई, और जो शुरू में वैल्यू होती है ये हमेशा कहाँ आती है, अपॉन में, ये आ गई अपॉन में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 15 इंटू 2.5 और अपॉन 1.015 इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा डियर ये देखिए आपका आंसर आ गया 36.94 ग्राम। तो ये जो 36.94 ग्राम है ये क्या है डियर, ये 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन में यूरिया की क्वांटिटी है। किसकी क्वांटिटी है ये डियर, यूरिया की क्वांटिटी है, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है डियर। देखिए ये इंटेक्स का 11 नंबर क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी होता है जिसका फार्मूला होता है C6H8O6, टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात है इस क्वेश्चन में, कई बार ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन को देख करके हम डर जाते हैं, हमें ये लगता है कि भाई ये मेल्टिंग पॉइंट दे दिया है ना यहाँ पर, तो ये लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो डियर डरिए मत, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इसके फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मीनिंग क्या हो रहा है डियर, डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो अब आप समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। देखो कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी C6H8O6 टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डियर इसमें एक बात है, इन्होंने कहा कि 75 ग्राम हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है। हम इस 75 ग्राम एसिटिक एसिड में इस एस्कॉर्बिक एसिड की कितनी क्वांटिटी मिलाएं,
कितनी क्वांटिटी उसमें ऐड करें कि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो पहले के कंपैरिजन में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाए, कम हो जाए। तो वो क्वांटिटी अपन को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। इस क्वेश्चन में जो फ्रीजिंग कांस्टेंट है, ठीक है, इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब हिंदी में सुने फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है डियर, नो प्रॉब्लम। देखिए लिसन, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी C6H8O6 के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर फ्रीजिंग कांस्टेंट यानी क्रायोस्कोपिक स्थिरांक का मान जो है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये हमको दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन सामने आपको पता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक में अवनमन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये होता है। यहाँ पर एम जो है ये मोलालिटी यानी मोललता है, और एम मोललिटी जो होती है ये स्मॉल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, ये होता है। आपने एम की जगह इस वैल्यू को पुट कर दिया तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला डियर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात को देखिए, ये फार्मूला आपका इस तरह से जो है मिल चुका है। अब हम एक काम करते हैं, देखिए मैं फिर से एक बात को समझाने की कोशिश करूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आना बहुत ज़रूरी है। देखिए डियर, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे ये कंटेनर है, इसमें क्या है मेरे पास, ये एसिटिक एसिड है, देखिए CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। इसका कोई ना कोई एक फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, इसका कोई ना कोई एक क्या हिमांक बिंदु है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमको जो एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, क्या डियर, एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एस्कॉर्बिक एसिड, हमको एस्कॉर्बिक एसिड की इस एसिडिक एसिड में कितनी क्वांटिटी मिलाए कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज होकर यानी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो स्टार्टिंग में अगर वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो इसमें हम कितना एस्कॉर्बिक एसिड मिलाएं कि वो डिक्रीज होकर 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो यहाँ पर कितना डिक्रीज हो जाएगा डियर, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये मैंने जनरली आपको समझाने के लिए लिया है, ठीक है। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, यस। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर WB एस्कॉर्बिक एसिड की क्वांटिटी तो आपको फाइंड करना है, आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब इसका मोलर मास एस्कॉर्बिक एसिड का डियर जो होता है वो 176 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। यहाँ पर एसिटिक एसिड, इसको मास ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं ना, WA बोलते हैं, और उसकी क्वांटिटी है 75 ग्राम, ठीक है। तो देखो डियर, WB आपको फाइंड करना है, मोलर मास एस्कॉर्बिक एसिड का 176 है, और WA आपको पता है 75 ग्राम है, और यहाँ पर KF क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में डियर गिवन है, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए KF इक्वल टू 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये होता है, ठीक है। अब हमारे सामने डेल TF बाकी है, तो भाई डेल TF इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर 1.5, ये हमने 1.5 लिखना है। अब यहाँ पर 1.5 क्वेश्चन में तो हमको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, ये देखिए 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी कि शुरू में अगर मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, एस्कॉर्बिक एसिड मिलाने के बाद 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड बचा, तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा डियर, उसमें से कम हो गया, ठीक है। इनिशियल ये मान लो और फाइनल ये मान लो, तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा डियर, कम हो गया। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी डियर, केल्विन में होगी, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, सर डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू थी, केल्विन में कैसे हो गई? तो डियर सुनो ना, ये देखिए डेल TF इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या है, इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये
फार्मूला आपको पता है ये होता है। अगर आप इसको केल्विन में लोगे तो इसको भी केल्विन में लेना पड़ेगा, तो अपने आप जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, केल्विन में ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ इन्होंने डिग्री सेंटीग्रेड लिया है, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड लिया है, तो नेचुरल है कि यहाँ पर भी ये क्या आएगा, डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो है डेल्टा एफ की जगह क्या कर सकते हैं, 1.5 केल्विन जो है आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये फार्मूला पता है। ठीक, अब देखिए आपने यहाँ पर के एफ की जगह 1.5 रख दिया। ठीक है, दो पहले एक बात को जरा सुने आप प्लीज़। ये जैसे फार्मूला था, आपको पता चल गया कि डब्ल्यू बी आपको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू बी को तो यहीं रहने देंगे, है ना। बाकी वैल्यू को देखो मैं सेट करके बता रहा हूँ कि डब्ल्यू बी को मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, इसको मैंने मतलब यहीं रहने दिया। अब डेल्टी एफ के पास मैं ले जाऊँगा एम बी को। ठीक है, फिर इसी के पास लेके जाऊँगा मैं डब्ल्यू ए को, तो डेल्टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए ये हो जाएगा। फिर इसके अपॉन में क्या आएगा डियर, के एफ आएगा। फिर इसके अपॉन में क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू हमको इस तरह से एक फार्मूला मिल जाएगा। ये देखिए, बस अब इसे पुट कर दीजिए। तो डेल्टी एफ की जगह 1.5, एम बी की जगह 176, डब्ल्यू की जगह 75, के एफ की जगह 3.9। ठीक है, ये 3.9 है डियर, और इंटू 1000 ऐसा कैसे ही। अब क्या करेंगे डियर, आपको पता है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 19800 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3900 आएगा, इसमें इसका डिवाइड कर देंगे तो 5.08 ग्राम ये डब्ल्यू की क्वांटिटी आ जाएगी। यानी कि एसिटिक एसिड में जब हम एस्कॉर्बिक एसिड की 5.08 ग्राम क्वांटिटी मिलाएंगे तो पहले के कंपैरिजन में उसका 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होकर क्या कम हो जाएगा, यानी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। यानी कि इतनी क्वांटिटी मिलाने से क्या होगा, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा डियर, कम होगा। ठीक है, तो देखो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इस समय एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हम 2.13 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन हमारे सामने है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ ईथेन इज 1 बार। हमको यहाँ पर 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ईथेन का पार्शियल प्रेशर दिया है 1 बार। इफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ द ईथेन, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब उन्होंने ये कहा कि मान लो किसी सॉल्यूशन में 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम ईथेन अगर प्रेजेंट है, तो इस ईथेन गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ये है क्वेश्चन। ये मैंने आपको रीड भी किया, समझाया भी, तो मैं आपको एक बार पूरा रीड कर दूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ ईथेन is 1 bar. If the solution contains 5.00 into 10⁻² gram of the ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? तो ये क्वेश्चन के अंदर बताऊं मैं आपको कि यहाँ पर हम हेनरी लॉ का यूज़ करेंगे। आपको पता है कि हेनरी लॉ स्मॉल एम, ये देखिए डियर, स्मॉल एम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है पी। ठीक है, ये देखिए, है ना, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर ये जो हेनरी लॉ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्या बोला गया है, देखिए 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ईथेन का पार्शियल प्रेशर दे रखा है 1 बार, यानी इस क्वांटिटी पे ये पार्शियल प्रेशर है। अब दूसरा सुनो, इफ द सॉल्यूशन कंटेन 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम, अगर किसी सॉल्यूशन में ईथेन की अगर हम इतनी क्वांटिटी ले लें तो बताओ उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो फार्मूला है डियर, ये 2 बार यूज़ होगा। ठीक है, तो पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं रीड करूं, फिर हम इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यस, चलो देखिए जरा क्वेश्चन। 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ईथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में
एथेन का आंशिक दाब 1 बार है, यानी 1 बार है। ये बार पास्कल, एटीएम, ये जो है सब मात्रक होते हैं, यदि विलियन में 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम ईथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बताऊं आपको, ये जो क्वेश्चन है ये हेनरी के नियम पर आधारित है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हेनरी का जो नियम है वो है M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P। आपको पता है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ गैस जो होती है, मास ऑफ गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ द गैस के। एक बार फिर से मैं रिपीट करूं, सुनो, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी गैस का जो मास, किसी भी गैस की जो क्वांटिटी होती है वो उस गैस के पार्शियल प्रेशर, उस गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा इस गैस की क्वांटिटी उस सॉल्यूशन में क्या होगी? डिसॉल्व्ड होगी। उस सॉल्यूशन में क्या होगी? सॉल्युबल होगी। यही तो हेनरी लॉ है। चलिए अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट सुने, देखिए आपको पता है कि यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स प्रेशर दे रखा है, मगर आपको पता है प्रेशर तो गिवन है, ये देखिए, मगर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? सुनो, स्थिर तापमान एवं स्थिर आयतन पर किसी भी विलायक में विलेय गैस की मात्रा, गैस की मात्रा, गैस की मात्रा, गैस की मात्रा उस विलेय गैस के दाब के समानुपाती होती है। जितना ज़्यादा उस गैस का दाब होता है, उस गैस की मात्रा उस विलयन में उतनी ही ज़्यादा विलेय होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक की जो बोतल होती है, खासकर कोल्ड ड्रिंक की, तो वहाँ पर CO2 गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होता है तो उस CO2 गैस की क्वांटिटी उस सॉल्यूशन में उतनी ही ज़्यादा क्या होती है? डिसॉल्व होती है। तो ये हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है डियर, हेनरी नियम का अनुप्रयोग है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फार्मूला ये कहाँ से जनरेट होगा? तो डियर स्टूडेंट देखिए, M डायरेक्टली प्रोपोर्शन P, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन यानी समानुपाती का चिन्ह हटेगा, वैसे ही ये हेनरी स्थिरांक आ जाएगा। तो अब हमारी जान ये है, जो हमारा फार्मूला है यही है, और इसी फार्मूले से डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन में समझने वाली बात है, वो ये बात समझने वाली है कि आप जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर इस लाइन को आप जरा देखें, क्या है यहाँ पर? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ ईथेन इज 1 बार। फिर सेकंड देखें, इफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ द ईथेन देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर। तो उसने ये कहा कि इस क्वांटिटी पर प्रेशर कितना होगा। चलो ठीक है ना, लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि आपके पास फार्मूला ये है, मगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू तो हमको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, हेनरी कांस्टेंट तो हमको दिया ही नहीं है। तो डियर याद रखिए कि यही तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेकंड लाइन है, इस लाइन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए, इफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ द ईथेन देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब देखिए, सपोज ये है फार्मूला, आपको पता है क्वांटिटी आपको ये गिवन है, प्रेशर आपको निकालना है, तो भाई केएच कहाँ से लाओगे? केएच है क्या हमारे पास? केएच तो है ही नहीं। तो डियर केएच निकालने के लिए हमको थोड़ा सा क्लू दिया गया है। ठीक है, कैसे? इस लाइन में, ये फर्स्ट लाइन से, यहीं से हमारा क्या निकलेगा डियर? केएच निकलेगा। कहाँ से? यहाँ से 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ ईथेन इज 1 बार। तो हम यहीं से क्या निकालेंगे डियर? केएच निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला M इक्वल टू KH इंटू P। आपको पता है M क्वांटिटी की, देखो आराम से देखो, हम डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको
के एच को निकालने के लिए हम पी को एम के नीचे भी ला सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया, देखो हम जानते हैं हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग एम इक्वल टू के एच इंटू पी होता है, ठीक है। अब मुझे के एच चाहिए तो मैंने पी को एम के नीचे लिख लिया, तो के एच इक्वल टू एम अपॉन पी। डियर आपको पता है एम कितना है, 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, और प्रेशर कितना है 1 बार। तो भाई आपको पता है 1 नीचे लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है? अब लेकिन ये बार है और बार जो है यूनिट होती है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो बार इन्वर्स आ जाएगा। तो मेन आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यही का यही आएगा, लेकिन यहाँ पर ग्राम के साथ बार इन्वर्स हो जाएगा। तो ये जो के एच है ये हमारी वैल्यू आ चुकी है, के एच की वैल्यू आ गई, ये इतनी आ गई। अब आप क्या करोगे डियर, इस के एच की जगह पर अब आप ये वैल्यू पुट कर दो। चलो भाई मैं लिख देता हूँ, हमको के एच मिल गया, ये देखो 6.56 इंटू 10⁻³ ये ग्राम बार इनवर्स, ये देखिए डियर, ठीक है। बस अब एम की जगह पर आप इसको रख सकते हो और के एच की जगह इसको रख सकते हो और पी को फाइंड कर सकते हो। तो चलो इस फार्मूले को पहले सेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पी को वहीं रहने दो, के एच को एम के नीचे ले आओ, ये हम ले आए, लाए, एम की वैल्यू धर दो, धर दी, के एच की वैल्यू धर दो, धर दी। अब इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे तो P इक्वल टू 7.6 बार, ये देखिए डियर ये आंसर आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब कैसे भाई, ग्राम से ग्राम कट गया, ये बार इनवर्स जब ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा बार में। तो इस तरह से इसका जो पार्शियल प्रेशर है, जो आंशिक दाब है, वो आ जाएगा P इक्वल टू 7.6 बार। ठीक डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।